एवरेस्ट। यह सच्ची घटना न्यूजीलैंड के रॉबर्ट रॉब एडविन हॉल की कहानी है, जिन्होंने 10 मई 1996 को स्कॉट फिशर के साथ मिलकर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो एडवेंचर से लैस इस मूवी की कहानी को हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट से होती है, जहां पर एडवेंचर कंसल्टेंट की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को लेने के लिए आई रहती है। यहां से इन सभी को एक फ्लाइट के माध्यम से नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना होना होता है। एयरपोर्ट पर रॉब हॉल अपनी पत्नी से मिलता है और उसे वादा करता है कि वह बहुत जल्द लौट करके वापस आएगा। उसकी पत्नी कहती है कि तुम जल्दी लौट कर आना, मैं इंतजार करती रहूंगी। इसके बाद वे और उनकी टीम नेपाल के काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद काठमांडू एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। एयरपोर्ट पर एक आदमी बैग को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका से पर्वतारोहण करने के लिए आए हुए होते हैं। एयरपोर्ट से निकलते समय बैग को वहां पर 2 टूरिस्ट मिलते हैं। वह उनसे पूछता है कि उन्होंने किस कंपनी को बुक किया है। उसी समय डग हैंसन और जॉन क्रैकर उसे बताते हैं कि उन्होंने एडवेंचर कंसल्टेंट कंपनी को ज्वाइन किया है। इसके बाद वे तीनों के तीनों एयरपोर्ट से बस में बैठकर होटल तक जाते हैं। इसके बाद होटल में रॉब हॉल, जो कि इस टीम का लीडर होता है, उन सबको एवरेस्ट के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देता है। वह एवरेस्ट का एक चित्र दिखाकर सभी पर्वतारोहियों को बताता है कि हमारे पास एवरेस्ट में क्या क्या चुनौतियां आएंगी और हमें किस तरह से इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करना है। वे सभी उसे वहां पर ध्यान से सुनते रहते हैं। रॉब हॉल उन पर्वतारोहियों को बताता है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम 10 मई तक एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे। अगले दिन वे सब के सब पूरी तैयारी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके लुकला नामक जगह तक निकलते हैं, जो कि 9383 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद वे पैदल सफर तय करते हुए एक नई जगह पर पहुंचते हैं, जिसका नाम तेंगबोची होता है और यह 12687 फीट की ऊंचाई पर स्थित होता है। यहाँ पर वे सब के सब पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद 17600 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुँचते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और कई अन्य कंपनियों के लोग भी अपने पर्वतारोहियों के साथ यहाँ पर आए हुए होते हैं। यहाँ पहुँचकर रॉब सभी पर्वतारोहियों को हैकलिन विल्टन से मिलाते हैं, जो कि उस बेस कैंप की मैनेजर थी। इसके बाद हेलेन उन सबको एंड्रोची से मिलवाती है, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने में उन सब की मदद करने वाले थे। यहीं पर रॉब की मुलाकात स्कॉट फिशर से होती है, जो कि माउंटेन मैडनेस कंपनी के चीफ के रूप में यहाँ पर आए थे। इसके बाद रॉब की टीम की एक डॉक्टर कैरोलिन मैकेंसी पर्वतारोहियों को बताती है एवरेस्ट पर चढ़ते समय उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगले दिन सबके सब एवरेस्ट की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए निकलते हैं और 23 अप्रैल को 21,300 फीट की ऊंचाई के एक दूसरे कैंप में पहुंच जाते हैं। उस कैंप में उन सभी का मेडिकल चेकअप कराया जाता है और एक रात वे सब के सब वहीं पर बिताते हैं। अगली सुबह को फिर से वे चढ़ाई करना शुरू करते हैं और 23,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों टीमों को एक बहुत बड़ी खाई को पार करना होता है। इसके लिए वे सीढ़ियों को उपयोग में लाते हैं। वे सब के सब उन सीढ़ियों से उस खाई को पार करने में लग जाते हैं। बैग भी अपने बैग को पीठ पर लटकाए हुए उस सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं। जो ही वे बीच में पहुंचते हैं, तभी बर्फ के कुछ टुकड़े सीढ़ी के किनारे से टूटते हैं और वे डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने को हो जाते हैं। तब रॉब धीरे धीरे सीढ़ी में जाता है और बैग को बचा लेता है। उस रात को वे सबके सब वहीं पर कैंप बना करके रहते हैं। रॉब फिशर को बताता है कि उनका 10 मई तक एवरेस्ट की टॉप पर चढ़ने का प्लान है। फिशर उन्हें कहता है कि हमारा प्लान भी यही है। इसके बाद रॉब स्कॉट से कहता है कि क्यों ना हम दोनों टीम बना करके एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ें, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है और हमें एक ही समय पर वहां चढ़ना है। यह बात सुन करके वह तैयार हो जाता है। अगले दिन रॉब स्कॉट से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात करता है और वह कहता है कि एवरेस्ट की टॉप में हमें ज़्यादा सिलेंडर ले जाने चाहिए। स्कॉट कहता है कि हमने पहले से ही एक्स्ट्रा सिलेंडर अपने पास रखे हुए हैं। इसके बाद वे सब के सब उस कैंप में उस दिन एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। उसी रात को उस कैंप में रॉब को सूचना मिलती है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वे बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। इसके बाद वे सब के सब वहां पर खुशी मनाते हैं। अगली सुबह रॉब अपनी पत्नी से सैटेलाइट फोन से बात करते हैं और वे कहते हैं कि जब हमारी बिटिया होगी तो उसका नाम तुम सारा रखना। इसके बाद अगले दिन सब के सब फिर से चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जब वे आधे रास्ते में गए होते हैं, तब वहां पर उनकी टीम के एक सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है। रॉब की टीम के कुछ सदस्य उसे वापस बेस कैंप पर ले आते हैं। बाकी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके ऊपर पहाड़ से टूटे हुए बर्फ के टुकड़े गिरते हैं,
जिससे वे अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। इसमें एंडी हेरोल्ड घायल हो जाते हैं, लेकिन वे फिर भी चढ़ाई करना नहीं छोड़ते। तभी बेस कैंप से हेलेन रॉब को कॉल करती है कि एवरेस्ट पर बहुत जल्द मौसम चेंज होने वाला है और वहाँ पर एक तेज़ तूफान आ सकता है, इसलिए तुम सब के सब अपना ध्यान रखना। इस चेतावनी के बाद भी रॉब अपना मन नहीं बदलते और अपने साथियों के साथ लगातार एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर चढ़ रहे होते हैं। इसके बाद वे सबके सब 26,085 फीट की ऊंचाई पर अपने लिए कैंप बनाते हैं और एक रात वहीं बिताते हैं। वहाँ पर मौसम खराब हो रहा था, लेकिन रॉब को लगता था कि सूरज ढलने के बाद मौसम शांत हो जाएगा। 10 मई शुक्रवार रात को 12 बजे तक मौसम साफ हो जाता है। इसके बाद बॉब और उसकी टीम रात को ही पर्वत पर चढ़ने का फैसला लेती है, क्योंकि उन सबको शनिवार की दोपहर को किसी भी हालत में वापस लौटना था। वे सबके सब रात के अंधेरे में बर्फ की रोशनी और टॉर्च की लाइट में पहाड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। इतनी हाइट में पहुंचकर बेक को कुछ परेशानी होने लगती है। उसको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसने पिछले साल ही अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था। इसके बाद रॉब उसके पास जाता है और उसे वापस लौटने के लिए कहता है। रॉब उसे बेस कैंप में लौटने के लिए काफ़ी मनाता है, लेकिन बेक नहीं मानता है। फिर रॉब उसे कहता है कि तुम आधा घंटा यहाँ पर वेट करो, यदि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद तुम ऊपर पर्वत पर चढ़ते रहना। इसके बाद रॉब अपनी टीम के साथ ऊपर की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर स्कॉट फिशर की टीम को दिखाया जाता है, जो कि दक्षिण पूर्वी पर्वत श्रेणी तक पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद ऊपर की ओर रस्सियाँ न बंधे होने के कारण उन्हें काफ़ी देर उन रस्सियों को बांधने में लग जाता है। इतनी हाइट में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और इस वजह से रॉब की टीम के 3 सदस्य नीचे उतरने का फैसला लेते हैं। नीचे उतरते समय उन तीनों को वहाँ पर बेक मिलता है। वे बेक से कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ नीचे चलना चाहिए, लेकिन बेक उन्हें मना कर देता है। वे तीनों के तीनों बेक को बताते हैं कि हिलेरी पॉइंट पर काफ़ी भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई है और वहाँ से ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके बाद वे तीनों के तीनों नीचे उतरने लगते हैं। उधर दूसरा ग्रुप हिलेरी पॉइंट से आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में वह पर्वत शिखर पर पहुंच जाता है। इसके बाद वे सब के सब वहां पर खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। वहां पर एक अन्य पर्वतारोही जिसका नाम ऐसुका होता है, वह भी वहां पर पहुंची हुई होती है और यह उनका 7वां पर्वत शिखर था। दूसरी ओर डक और बेक अभी भी नीचे बर्फ में लेटे हुए थे और ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। ऊपर पर्वत शिखर से नीचे उतरने वाला पर्वतारोहियों का दल रास्ते में डक से मिलता है। वे उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। अभी भी पर्वत शिखर डक से काफ़ी दूर था। डक रॉब से कहता है कि उसे भी पर्वत शिखर पर चढ़ना है और इसमें रॉब उसकी मदद करे। इसके बाद रॉब डक को पर्वत शिखर पर ले जाने के लिए फिर से पर्वत शिखर की ओर चढ़ता है। उधर दूसरी ओर डक अभी भी बर्फ में लेटा हुआ था और ठंड की वजह से लगातार उसकी हालत ख़राब हो रही थी। जॉन उसे कहता है कि अभी असूका और माइक भी पीछे ही हैं और तुम उनके साथ नीचे लौट आना। इसके बाद जॉन नीचे की ओर उतरने लगता है। उधर दूसरी ओर रॉब डक को लेकर के शिखर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद एवरेस्ट की पर्वत श्रेणियों में घने बादल दिखाए जाते हैं। हेलेन रॉब से संपर्क करके उसे यह बताना चाहती थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता है। उधर टीम के अन्य सदस्य डक को नीचे उतारने में लग जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण डक की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। इसके बाद रॉब हेलेन से संपर्क करता है और वह उसको वहाँ की कंडीशन बताता है। वह बताता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर समाप्त हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें हमारे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजने होंगे। इसके बाद हेलेन कहती है कि मैं हिलेरी पॉइंट के नीचे अपने कुछ आदमियों को यहाँ से भेजती हूँ। इसके बाद हेलेन हेरोल्ड से संपर्क करती है और उसे बताती है कि एंडोचिने पर्वत के दक्षिणी छोर पर कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं, तुम उन्हें ला सकते हो तो अच्छी बात है। इधर ऑक्सीजन की कमी के कारण डक की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी और वह बेहोशी की हालत में चले गए थे। इसके बाद बेस कैंप से डॉक्टर रॉब को फ़ोन करते हैं कि उसको कुछ दवाई दो जिससे कि वो फिर से होश में आ सके, और इस वजह से रॉब भी नीचे नहीं उतर पा रहे थे। दूसरी ओर स्कॉट भी अब चलने के लायक नहीं बचे हुए थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार शरीर को नुकसान पहुंचाती जा रही थी। दूसरी ओर डक को बेहोशी की हालत में रॉब रस्सियों से बांधते हैं और फिर उसको नीचे उतारने की कोशिश करने में लग जाते हैं। इसके बाद रॉब डक से कहते हैं कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके रहना, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए दक्षिणी छोर पर जा रहा हूँ। जो ही रॉब आगे की तरफ बढ़ते हैं, डक भी उनकी पीछे की ओर चलने लगता है, लेकिन शरीर में कमजोरी की वजह से उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब रॉब पीछे देखता है तो डक वहाँ पर नहीं होता और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर लगातार बढ़ती ठंड के कारण स्कॉट की तबीयत खराब होती जा रही थी। जो पर्वतारोही नीचे की ओर उतर रहे थे, उनके साथ बैक भी था,
तभी अचानक बैक का पैर फिसलता है और सारे के सारे पर्वतारोही एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। उधर हैरोल्ड को ऊंचे पर्वत शिखर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाते हैं और वह उन्हें लेकर के रॉब के पास पहुंचता है। जब वे उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो बर्फ जमी होने के कारण वे उसे नहीं खोल पाते हैं। रॉब के साथ बैठे हैरोल्ड का उस पर्वत श्रेणी पर संतुलन बिगड़ता है और कुछ ही देर में वह नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी में दूसरी ओर उन घायल पर्वतारोहियों को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से गिर गए थे। इन पर्वतारोहियों में से कई की मौत हो गई थी और बचे हुए पर्वतारोही उस जगह से बेस कैंप की ओर चल पड़ते हैं। उसी जगह पर बैक अभी भी जिंदा था, लेकिन ठंड की वजह से वह पूरी तरह से अकड़ चुका था और चलने लायक नहीं बचा। 11 मई शनिवार को रॉब सुबह बेस कैंप में फ़ोन करता है और वह कहता है कि मैं बर्फ़ में पूरी तरह से जम चुका हूँ और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तभी हेलेन और उसकी टीम रॉब को सूरज उगने तक हौसला बनाए रखने के लिए कहते हैं और वे उसे बताते हैं कि जल्दी उन तक हम टीम को भेजते हैं। इसके बाद बेस कैंप से टीम रॉक की पत्नी से उसकी बातचीत करवाती है। रॉक की पत्नी उसे कहती है कि तुम सुबह होने तक अपना हौसला बनाए रखना और सब कुछ अच्छा होगा। तुमने जीवन में इतना संघर्ष किया है, एक संघर्ष और जारी रखो। लेकिन रॉब उसे बताता है कि मैं चलने फिरने में बिल्कुल भी असमर्थ। उधर बेस कैंप से भेजी हुई टीम बेस कैंप में फ़ोन करती है कि वे सब के सब एक खतरनाक तूफान में फंस गए हैं, इस वजह से अब रॉब के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद हेलेन के टीम मेंबर रॉब को फ़ोन करते हैं कि जो हेल्प उनके लिए भेजी गई थी अब वह उनके पास नहीं पहुंच पाएगी और उन्हें खुद ही अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद हेलेन फिर से रॉब की पत्नी को फ़ोन करती है और उसे वहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। रॉब अपनी पत्नी से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि तुम अपना और उसका ध्यान रखना और उसका नाम सारा रखना, और इसके बाद रॉब अपना दम तोड़ देता है। दूसरी ओर अधिक ठंड की वजह से और कोई हेल्प न मिलने के कारण स्कॉट की भी डेथ हो जाती है। सुबह सूरज उगने पर बैक उस बर्फ से उठता है और फिर से अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देता है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और अपनी हिम्मत के बलबूते वह पर्वतारोहियों के एक कैंप में पहुंच जाता है। इसके बाद वहां के पर्वतारोही बैक को कैंप 2 में पहुंचाते हैं और वहां उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका से बैक की पत्नी काठमांडू एम्बेसी में फ़ोन करती है और उस जगह पर बैक के लिए हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहती है। इसके बाद बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियों के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि बैक को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन वह जगह अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाता और उसे वापस लौटना पड़ता है। वापस लौट करके वो एक सामने लैंड करते हैं और उसमें से भारी सामान को अलग हटाते हैं। बड़ी मुश्किल से उस कैंप के बाहर हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर बैक को लेकर के हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दिनों के बाद अन्य पर्वतारोही भी बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद कहानी के अंत में कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं। रॉब का पार्थिव शरीर हमेशा के लिए हिमालय की ऊंचाइयों में रह जाता है, अपने उन साथियों के साथ जिन्होंने उसके साथ जान गंवाई थी। इस घटना में बैक ने अपने दोनों हाथ और नाक को गंवा दिया। जुलाई 1996 में रॉब और जेन की बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है सारा अर्नोल्ड हॉल।